ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग सॉल्यूशंस। टॉपिक 8 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पार्ट 4। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। अब थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे उसका लिक्विड फेज और सॉलिड फेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जब किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड फेज और सॉलिड फेज होता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट वहीं पर एग्जिस्ट करता है। मतलब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस इन लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस इन सॉलिड फेज, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। और ये जो दोनों कंडीशंस हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस इन लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस इन सॉलिड फेज, ये कंडीशन और जो लिक्विड फेज और सॉलिड फेज के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये दोनों कंडीशन को एग्जिस्ट करती है। लाइक दे आर द टू फेसेस ऑफ सेम कॉइन। सपोज करो कि हमारे पास प्योर लिक्विड सॉल्वेंट 1 है, ठीक है। जब वो लिक्विड स्टेज में होगा, कोई भी सॉल्वेंट जब लिक्विड स्टेट में होगा तो क्या होगा? उसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जैसे यहां पर अगर हम देखें कि हमने प्योर सॉल्वेंट 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, वो हमने लिक्विड फेज में लिया है। तो क्या है, जो 1 इसके मॉलिक्यूल्स है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो लार्जर है। लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट 1 व्हेन इट इज इन लिक्विड फेज। अब क्या है कि हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर तक ले जाते हैं। प्योर सॉल्वेंट को उसके फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे ले जाते हैं। उसको मान लेते हैं हम क्या? TF0। क्या मानते हैं हम प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर को? TF0। तो जब ये फ्रीजिंग पॉइंट पर आ जाएगा सॉल्वेंट, तो क्या होगा? इसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स 1 के बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो या तो 0 हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, जैसा कि इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं। सॉलिड फेज का, प्योर सॉल्वेंट का ही सॉलिड फेज का जो डायग्राम है और प्योर सॉल्वेंट का जो लिक्विड फेज का डायग्राम है, उसमें देखिए कि लिक्विड फेज वाले में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा है और सॉलिड फेज में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है। क्यों? कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास होते हैं और लिक्विड के कंपैरेटिवली थोड़े दूर होते हैं। अब ये सॉलिड फेज में आ चुका है। फ्रीजिंग पॉइंट पे आने के बाद सॉल्वेंट सॉलिड फेज में आ चुका है। फिर हमने क्या किया? इसमें अलग से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 2 को ऐड कर दिया। जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 2 को ऐड किया तो वो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो प्योर सॉल्वेंट के केमिकल पोटेंशियल को डिस्टर्ब करेगा और उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को फिर से बढ़ा देगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम ऐड करेंगे तो वो सॉल्वेंट के बीच का जो ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्वेंट है हमारा, इसके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो गया है फ्रीजिंग की वजह से, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसको फिर से इंक्रीज कर देगा। और जब वो वापस से थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा तो इसको दोबारा से हमें फ्रीज करने के लिए कि ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो वापस से बढ़ गया है 1 के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको वापस से क्लोज लाने के लिए, उसको फ्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर को और लोअर करना पड़ेगा और वो होगा न्यू फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे TF। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमने मान लिया TF0 है और उस सॉल्वेंट में जब हमने सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, उसके बाद उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो TF है। डेल्टा TF यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर माइनस न्यू सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है। इनिशियल वाले को हम TF0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो न्यू सॉल्यूशन का है उसको TF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेल्टा TF जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है डेल्टा TF, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट।
ठीक है, ये जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, ये मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चला है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि डेल्टा टीएफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के। और पिछले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हम मोलैरिटी का फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हटाएंगे तो डेल्टा टीएफ किसके बराबर हो जाएगा, केएफ इंटू एम, जहां पे केएफ एक कांस्टेंट है। ठीक है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू एम। केएफ क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। केएफ की वैल्यू क्या होती है, R इंटू M1 इंटू TF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन। M1 क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट 1, R गैस कांस्टेंट, TF जो फ्रीजिंग पॉइंट है, डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन जहां पे वो एंथैल्पी जो रिलीज हुई है फ्यूजन फ्रीजिंग होते के फ्रीजिंग जब हुई है मॉलिक्यूल्स की, उस टाइम पे जो हीट रिलीज हुई है उसे डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो कांस्टेंट है हमारा विलियोस्कोपिक कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला होता है गैस कांस्टेंट R मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 मल्टीप्लाइड बाई बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन। चूंकि यहाँ पे बॉइलिंग हो रहा है तो हीट लगी होगी, तो उसको बोलते हैं डेल्टा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। वापस आते हैं अपने इस फॉर्मूले पे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ सोल्यूशन। तो 1 kg में कन्वर्ट करने के लिए सोल्यूशन के वेट को क्या किया हमने, 1000 से डिवाइड कर दिया। 1 क्या है, सोल्यूशन का वेट। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आएगा केएफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 2। W2 क्या है, W2 है सॉल्यूट का वेट, W1 है सॉल्वेंट का वेट इन ग्राम्स। तो ये हुआ हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2।